अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बंगाल की लड़ाई आज की नहीं बल्कि इतिहास की है। बंगाल जीतना इस देश को जीतने के बराबर होता है और बंगाल इतिहास से लेकर अब तक वर्तमान तक तमाम राजाओं के लिए, तमाम साम्राज्यों के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए बड़ा कठिन रहा है। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? बंगाल में खेला हो वो या फिर परिवर्तन? बंगाल की जनता ने क्या तय किया है? कल दूसरे चरण यानी अंतिम चरण का मतदान है। 142 सीटें इस बार दांव पर हैं। 152 पर वोटिंग हो चुकी है। कुल 294 सीटें पश्चिम बंगाल विधानसभा की हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी चौथी बार बहुमत लाती हैं या बीजेपी पहली बार किला भेदने में कामयाब। आज चर्चा बंगाल की। बहनों भाइयों, बंगाल का मतदान पूरे देश भर के लिए चर्चा का विषय है। बंगाल में जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस आक्रामकता के साथ, जितनी घेराबंदी करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो अभूतपूर्व है। कई राज्यों के लिए बंगाल का चुनाव एक लर्निंग है, सीख है कि जब उनके यहाँ चुनाव होगा तो कैसे लड़ा जाएगा और कैसे बंदोबस्त होंगे। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। पूरी केंद्र की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, इसी तरह ममता बनर्जी ने एक वक्त लेफ्ट पार्टी से जब सत्ता छीनी थी तो इसी तरह की ताकत का प्रदर्शन किया था। लेफ्ट पार्टीज के चंगुल से 25 सालों से अधिक तक पश्चिम बंगाल को निकाल कर लाना और फिर वहां की हुकूमत पर काबिज होना, यह ममता बनर्जी जैसी ग्राउंड की लीडर ही कर सकती हैं। जो ताकत उन्होंने पैदा की, आज लेफ्ट पार्टीज बंगाल की राजनीति में लगभग मृतप्राय है, खत्म है। जिनका कभी डंका बजता था, आज वो पार्टी का नाम लेवा वहां कोई नहीं है। चर्चा तो छोड़ दीजिए, गिनती में नहीं आते। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें शुरू की ममता बनर्जी के खिलाफ। धीरे धीरे चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वो ताकत अर्जित कर ली कि पिछले विधानसभा चुनाव में बस 6% का अंतर था। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। लेकिन 24 के चुनाव में उसे थोड़ा नुकसान हुआ। अब दो पार्टियां पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गई, बल्कि तीन कह लें, जिसमें दो मेजर हैं। एक लेफ्ट पार्टीज, एक कांग्रेस कमेटी। वो कांग्रेस कमेटी जिसका लेफ्ट के पहले पूरे पश्चिम बंगाल पर शासन हुआ करता था, वो पार्टी भी वहां पर बस नामलेवा बची है। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रभाव था, वो प्रभाव भी बंगाल में इस बार देखने को ही नहीं मिला। तो मुकाबला किसके बीच है? एकदम आमने सामने का है। बहनों भाइयों, 100 वोट पड़ रहे हैं तो 93 वोट आमने सामने के लिए पड़ रहे हैं, या तो टीएमसी को या बीजेपी को। कोई अपने वोट खराब नहीं कर रहा। और बंगालियों का प्राइड तो आप जानते ही हैं, वो अपने को बहुत सुपीरियर रेस मानते हैं। बौद्धिक, पढ़े लिखे, इस देश में जितने भी महान विभूतियां शिक्षा के क्षेत्र में हुई, इनोवेशन के क्षेत्र में हुई, वो सब बंगाल से रही हैं। तो बंगाल प्राइड एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। ममता बनर्जी बंगाल प्राइड की लड़ाई लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। और अकेले नहीं लड़ रही बीजेपी, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी का मुकाबला कोई सामान्य विपक्ष से नहीं है, ममता बनर्जी से, जिनके न तो दामन पर कोई दाग है, जब न तो उनकी नीयत पर कोई शक, न उनकी सांगठनिक क्षमता पर किसी को कोई शक शुबा। वो एक अभूतपूर्व नेता है। एक महिला जो कांग्रेस से बगावत करके निकली, अपने दम पर पार्टी बनाई, अपने दम पर 3 बार की सरकार। बहनों भाइयों, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे, या तो जयललिता या मायावती या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उस पीढ़ी की आखिरी नेता हैं जिन्होंने इतनी शक्ति पैदा की कि पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहां लोगों से मोहल्ले नहीं कब्जा होते हैं। तो इस बार बंगाल ने क्या तय किया है? क्या परिवर्तन होने जा रहा है? अगर आप किसी नॉर्थ पट्टी के लोगों से बात करें जो वहां पर मौजूद हैं, या बीजेपी के लोगों से, या कोई सर्वे देखें, तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में परिवर्तन करेगी। लेकिन खांटी बंगालियों से आप बात करें, स्थानीय लोगों से बात करें,
स्थानीय पत्रकारों से बात करें तो टीएमसी का कोई जोड़ नहीं बताते। इसका मतलब अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा? नहीं आएगा। जिसका आएगा साफ आएगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत बताएं न बताएं, जिसका आएगा पूरा आएगा। जिसको मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, और जिससे छीनेगा उसका सब कुछ चला जाएगा। तो कुछ बयान सुने, फिर किसको मिलेगा और किससे छीनेगा, पूरी डिबेट। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया, और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, रिक सुंदर शासमल जी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत ही जाने माने पत्रकार, राम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत